प्यारे बच्चों, बच्चे आपके एग्जाम में सबसे पहले एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पास काफी समय लगेगा और आप जो है इसकी घर पर तैयारी करें। जितने भी कवि और जितने भी लेखक हैं, 12 कवि और 12 लेखक, क्योंकि 12 कहानी और 12 कविता आपके पास है। इनकी पूरी जीवनी आपको याद होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनका जन्म किस जिले में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, अथवा इनके बचपन के शौक क्या थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इनकी माध्यमिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इनकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी और इनकी मुख्य रचनाएं क्या है। कभी कभी बच्चे असमंजस में फंस जाते हैं। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा मैंने आपको बताया, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मात्र श्रम विभाजन और जाति प्रथा नहीं लिखा, बहुत से पुस्तकों को लिखा, बहुत से चैप्टर को लिखा। लेकिन वो सारे चीज हम नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चैप्टर हैं, बहुत से ऐसे पाठ है जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है और उनके बारे में उनकी जीवनी में दिया गया है। अगर वो आपको दे दिया, आप कहेंगे भाई इसके बारे में तो हमको बताया नहीं गया था, आपकी जीवनी में दिया हुआ। दूसरी बात है, अगर किसी भी कहानी का सारांश लिखना हो, किसी भी कविता का सारांश लिखना हो, तो आप बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे। सारांश लिखना बहुत आसान काम है, नहीं तो बहुत जटिल काम है। पूरी कहानी आपका 5 पेज में है और आप अगर उसको कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखने जाएंगे तो 25 पेज में चला जाएगा और सारांश 1/4 होता है, तो आप 6 पेज में सारांश कहां से लिखेंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन आप कवि और लेखक की जीवनी के नीचे में जो देखेंगे, जो अंतिम पैराग्राफ होता है, वो अंतिम पैराग्राफ उस कहानी और कविता का सारांश होता है, जो बहुत ही कम शब्दों में सारे तत्व उसमें विराजमान होते हैं और उससे अच्छा सारांश हम नहीं तैयार कर सकते। तो इन सब बातों को आप ध्यान देंगे। चलिए हम अगला चैप्टर है विष के दांत। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा पंडित रामावतार शर्मा के पुत्र। अब आप पूछेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा लेखक है तो इनके पिताजी से क्या मतलब है। इनके पिताजी पंडित रामावतार शर्मा अपने जमाने के महान विद्वान कहे जाते थे, क्योंकि जो विद्वान होता है वो अखड़ नहीं होता है और जो अखड़ होता है वो विद्वान नहीं होता है। लेकिन पंडित रामावतार शर्मा 1 नंबर के अखड़ मिजाज के थे और विद्वान भी थे। बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, युवाओं के साथ युवा बन जाना और वृद्धों के साथ वृद्ध बन जाना, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ मूर्खतापूर्ण बातें करना, एक साधारण से व्यक्ति पढ़े लिखे के साथ पढ़े लिखे जैसा व्यवहार करना और एक विद्वानों पर महाविद्वान बन जाना। बड़े बड़े प्रशासन अधिकारी भी इनसे घबराते थे जब नियम और ठोर तरीके बतलाने लगते थे। तो इससे बताया गया कि कहावत है कि माई जान बछरू पिता जान घोर और न तो थोरो थोर। माता और पिता का स्वभाव बच्चों पर आता है और नलिन बिलोचन शर्मा अपने पिता के प्रथम पुत्र हैं और प्रथम पुत्र और पुत्री पर माता पिता का स्वभाव जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोगवाद के बड़े ही विद्वान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा विष के माध्यम कहानी से, विष के दांत माध्यम कहानी से यह बतलाना चाहते हैं कि आज गरीबी और अमीरी में लोग कहता है द्वंद्व है, युद्ध है। नहीं, ऐसा है ही नहीं। लोगों में अंधविश्वास है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो डायरेक्ट गरीबों का शोषण नहीं करने आते हैं, आपके घर में पैसा लेने नहीं आते हैं, आपसे मांगने नहीं आते हैं और गरीब उन तक पहुंच भी नहीं सकता है। झगड़ा कहां से होगा? झगड़ा जो होता है वो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग में होता है। जो मध्यम वर्ग गरीब है वो अपने आप को उच्च समझता है, उच्च कोटि का समझता है और वही मध्यम वर्ग गरीब वर्ग पर शोषण करता है, दबाव डालता है और अपने आप को, जिसको जीवन जीने का तरीका भी नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से बताया है कि मध्यम वर्ग कितना मध्यम कोटि का होता है, कितना नीच कोटि का उसका विचार होता है। सक्सेना साहब है। सक्सेना साहब कहने के एक इंजीनियर है। अरे इंजीनियर वह होता है जो साधारण सी वस्तु को बेहतरीन बना दे, और बेहतरीन वस्तु का उपयोग कहां होगा? जिसके पास यह अक्ल नहीं है वो इंजीनियर कैसे हो सकता है? आप जानते हैं आज मोदी के शासनकाल में कुछ सड़कों का
निर्माण अच्छा हुआ, नहीं तो इसके पहले भारत में इतने गड्ढे होते थे सड़कों पर कि बैलगाड़ी को भी चलने में दिक्कत महसूस होती थी। एक ट्रैक्टर ही था जो पार लग सकता था। और जापानी मॉडल गाड़ी लेकर आते हैं। अरे जापानी मॉडल गाड़ी जापान की सड़कों पर चलेगी यार, वो गद्दीदार सड़कें होती हैं, जैसे ब्रेक फेल हो गया तो गाड़ी लुढ़क जाएगी, गाड़ी में कोई खरोच नहीं आएगा। यहाँ आम दुर्घटनाएं होती हैं। खैर, ले लिया, पैसे अधिक थी, बात खत्म हो गया। नहीं, अब वो 4-5 नौकर उसको मिल करके प्रतिदिन सफाई करते हैं। अरे भाई, उपयोग की काम करो, दुरुपयोग की काम क्यों करते हो? यह श्रम बेकार का जा रहा है, उस गाड़ी से कोई उपयोग नहीं है। और गरीब बच्चे जब उस गाड़ी को देखने आते हैं तो नौकर चाकर मार मार कर उसको भगाते हैं। वो काली कोयल की तरह जैसे घोंसले में बंद रहती है, वैसे ही साफ सफाई करने के बाद उस काली स्टीमल इंड कार को बंद कर दिया जाता है। और सक्सेना साहब की एक नहीं 5-5 बच्चियां हैं। बताइए तो, आज हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। आज से 70 वर्ष पहले सरकार ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो, लेकिन इस पर भी विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा विस्तार ले ली। अरे हमारी भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि चाइना से भी हम आगे निकलने वाले हैं 2023 में। यारो, आज का नारा है पहला बच्चा अभी नहीं और दूसरा बच्चा कभी नहीं। और इस अंधविश्वास में 5-5 बच्चियां, और वो भी बच्चियां सुकुमार और कोमल है। बच्चों को अगर विकास देना है तो उन्हें मानसिक स्वतंत्रता देनी होगी। पूर्व काल में लोग कहते थे अनुशासन दो, बच्चों को मारो पीटो डांटो। अरे भाई, ये गलत थे, ये सिद्धांत गलत थे। जो पुराने सिद्धांत अच्छे थे उनको हम लेकर चलेंगे, लेकिन जो बाहियात सिद्धांत है उसको हम क्यों ढोकर चलेंगे? इससे बच्चों में नकारात्मक सोच आता है, उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, उनके मानसिक विकास नहीं हो पाते हैं। बच्चों को स्वतंत्रता दो, बच्चों को कुछ आजादी दो। उनके अपने भी कुछ सपने होते हैं, उनके अपने भी कुछ रुतबे होते हैं, उनको अपने जीवन जीने का तरीका होता है। लेकिन अकारण बच्चियों पर इतना दबाव, इतना प्रेशर। तुमने हंसा क्यों? तुमने बोला क्यों? तुम बाहर क्यों निकल गई? तुम वहां क्यों खड़ी थी? परिणाम क्या हुआ? गुलाब सी कोमल बच्चियां सिकुड़कर बिल्कुल ही कमजोर पड़ गई। और अरे भाई, 5-5 बच्चियां थी, स्टॉप लेना चाहिए था। प्राकृतिक चिकित्सा करा लेते, कृत्रिम चिकित्सा करा लेते, लेकिन नहीं। एक पुत्र नहीं होगा तो कुल दीपक नहीं जलेगा। इसी भ्रम में पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन कैसा पुत्र उत्पन्न हुआ? उसको इतना छूट दे दिए, इतना ज्यादा छूट दे दिए कि अनुशासन को, अभी मैंने कहा था अनुशासन ढीला करो, अनुशासन छोड़ नहीं दो। अब ये नहीं है कि आपका बेटा आपके सर पर चढ़ करके गंदगी फैलाता है, आप उसको कहेंगे बड़ा ही दुलारा है, बड़ा ही प्यारा है। अरे आपकी खोपड़ी फोड़ दे सकता है। वो आपके साथ गलत फहमी कर रहा है, उसको डांटिए। लेकिन सिंह साहब ने नहीं, बच्चे को शौक बना दिया। और वो क्या था, जिस कार को बच्चियां छू नहीं सकती थी, वो हमेशा कभी टायर में काटी मार देता था, कभी जो है उसकी बत्ती को गुल कर देता था, कभी शीशे फोड़ डालता था। और सक्सेना साहब खुश होकर कहते थे, ये इंजीनियर बनेगा, ये खोज कर रहा है, ये जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या। अरे बेवकूफ, वो बर्बाद कर रहा है, उसे डांटो, उसे समझाओ, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफी के कारण। लेकिन उन्हें के घर में एक गिरधर नाम का गरीब था। इतना गरीब था कि उसको रहने के लिए अपना घर नहीं था, और वो उनकी फैक्ट्री के पीछे वाले भाग में रहता था, इसलिए उसको घर नहीं था। वो सारे नौकरों से ज्यादा डरा सहमा रहता था। कहीं मालिक मुझसे गुस्सा हो गए तो घर से बाहर निकाल देंगे। परिणाम क्या था? सक्सेना साहब को जब भी अपनी धुड़की दिखानी होती थी, रौब जताना होता था, गिरधर पर रौब जता देते। अब गिरधर पर रौब जताते जताते उसका भी एक गरीब बच्चा था, लेकिन उसके अंदर में नायकत्व था। कोई नहीं जानता है कि धरती के अंदर एक छोटा सा बीज पड़ा हुआ होता है और इतना बड़ा विशालकाय पेड़ बन जाएगा। थोड़ी सी उस पर जल बूंदे पड़ती है, थोड़ी सी कोमल हवा लगती है, और वो जैसे ही बाहर निकलता है अंकुरित होकर विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इससे हर मनुष्य के अंदर में कुछ ताकत होती है, अपनी पहचान होती है। उसके अंदर में उसके गिरधर के बच्चे का नाम मदन था, और उसके अंदर में नायक का गुण था। लेकिन सक्सेना साहब अपने बच्चे की गलती उस पर डाला करते थे, और गिरधर बिना पूछे जाचे अपने बच्चे को प्रतिदिन मारपीट किया करता था। अरे गरीब हो तो इसका मतलब यह नहीं है
कि तुम सर झुकाकर जियो। गरीबी है ठीक है, अमीर है तू अपने घर का है, मैं गरीब हूं अपने घर का हूं, अरे सर उठाकर जियो। सर झुकाकर जीने से अच्छा है मर जाओ यारो, ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो। तो गिरधर स्वयं भी सर झुकाया और अपने बच्चे को भी सर झुकाने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा सर झुकाने वाला नहीं था। एक दिन घटना क्या घटती है, कुछ बच्चे गाड़ी को देख रहे थे, मदन अपनी माँ के साथ जा रहा था, वो देखा पता नहीं क्या तमाशा है, कहा रुक माँ थोड़ा हम भी देखते हैं। और गाड़ी को जैसे ही देखने लगा, ड्राइवर जो है धक्का मार देता है, वो गिर पड़ता है, पर सोच की ज्वाला उठ पड़ी, मैंने कोई गलती नहीं किया, तुम मुझे क्यों छेड़ोगे। अरे महात्मा गांधी का नारा सही था यार, सत्य अहिंसा, लेकिन महात्मा गांधी का सिद्धांत जो था वो सही था, मार्ग सही नहीं था। अगर मार्ग सही होता तो सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होते, वीर भगत सिंह पैदा नहीं होते, और नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। खैर बात इधर उधर की जा रही है। कहने का मतलब मदन सर झुकाकर जीना नहीं जानता था और इससे उसमें आक्रोश उत्पन्न हुआ, वह बदले की भावना से फूंफकर उठा। सक्सेना साहब है बड़प्पन इस बात की है कि अपनों को डांटो अपनों को मारो, लेकिन सक्सेना साहब ने गिरधर की स्त्री को भी डांटा और लड़के को भी डांटा, और स्त्री अपने बच्चे को लेकर चली गई और गिरधर से जाकर शिकायत की। गिरधर अपने बच्चे से कुछ नहीं पूछा, बेटा तुमने क्या किया, गलती थी कि नहीं थी। हाथ पांव बांध कर इतनी पिटाई किया, इतनी पिटाई किया कि पूरे आसपास के लोग भी हिलने लगे, आवाज से कोहराम हो गया। इनकी सक्सेना साहब की पत्नी को भी बुरा लग रहा था, लेकिन अपने बच्चे को, अपने पति को खुश करने के लिए उन्होंने गिरधर के बच्चे मदन को ही गाली गलौज दिया, मन में बड़बड़ाया। और इधर वो बच्चा बेचारा ठान लिया कि जब हम उनकी महल के पास जाते हैं हमारी पिटाई होती है, उनके कार को छूते हैं, नहीं जाएंगे उनके महल के पास, नहीं जाएंगे उनके कार के पास। प्यारे बच्चों, जीवन जीने का उपदेश बहुत से लोग देते हैं, लेकिन स्वयं जब जीवन जीने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं को मैंने कहते हुए सुना है कि जाही विधि रखे राम वही विधि रहियो, और जोई जोई कहे राम सोई सोई करियो, सीताराम 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 कहियो। अरे तुम्हारा बेटा मर गया, बोल दो तुम्हारे घर में आग लग गया, रोने लगेगा, तड़पने लगेगा, कहाँ गई महात्मा गिरी, बाहर प्रवचन करता, दूसरे को उपदेश देते हो, स्वयं कहाँ चला गया। अरे वो प्रवचन करता, उस मदन से सीखो, जो जैसे भी रहना होगा खुश होकर रहेंगे। महल को ठुकरा दिया, गाड़ी को ठुकरा दिया, वह लट्टू लेकर गरीब गलियों में जाकर हमारे बच्चों के साथ खेलने लगा, और बच्चे बादशाह थे। और यहाँ बच्चे बच्चे के बीच भी रहना चाहते हैं। जो सक्सेना साहब का बच्चा था उसका नाम था कासू, लेकिन देखा कि उसका एक काल्पनिक नाम खोखा रखा है, खोखा यानी खोखला। यानी अपने पिता, अपने अभिभावक के बदौलत घमंड करता था, अहंकार करता था। अहंकार पानी की तरह बह जाता है। और वह महल से निकल गया और जाकर अगर लट्टू मांगता तो मदन और मदन के साथी दे देते, लेकिन वो अपने बाप की शान शौकत समझता था, अहंकारी था। जाकर सोचा लट्टू मांगूंगा कैसे, लट्टू उठा लिया। सारे बच्चे तो दब गए, अरे भाई सक्सेना साहब इंजीनियर का लड़का है, लेकिन भला मदन कहाँ पीछे रहने वाला था। वो झपट्टा मारा और लट्टू छीन लिया। कासू ने हल्का सा मुक्का चला दिया, डूब चलाया, गुस्सा आ गया, अपमान, चोट नहीं लगा था। कासू को चोट नहीं लगा था, मदन को उसे अपमान लगा। तुम मरना जानते हो तो तुम्हें यह डायलॉग नहीं है, ऐसे नहीं मारा जाता है। लाओ कैसे मारा जाता है। उसने ऐसा डुक मारा कि कासू के दो दो दांत। अपने बेटे को जैसे ही सक्सेना साहब घायल देखते हैं, गुस्से में आग बबूला होकर गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि गिरधर रोएगा, तड़पेगा, छटपटाएगा, नौकरी पर रखने के लिए मिन्नतें करेगा, लेकिन नहीं। आज तक गिरधर का जो सोया हुआ स्वाभिमान था वो जाग गया। कहे कैसा बेईमान आदमी है, हमें बतलाता अब तुम्हारे बेटे ने क्या गलती किया है। जब अपने बेटे जो प्यार सोया हुआ था वो जाग गया अपने बेटे के लिए। एक बाप है जो अपने बेटे को कंधे पर लेकर उछालता है, और मैं कैसा बाप हूं कि अपने बेटे को बिना वजह के दर्द देता हूं। नहीं मेरे बेटे, वो गोद उठा लेता है। भयभीत मदन सोचता है गोद उठाकर पटक देंगे, लेकिन शाबाशी देता है, पीठ ठोकता है, शाबाश मेरे लाल, तुमने अच्छा किया। तुम्हारा बाप सर उठाकर जिया, लेकिन तुमने उसके दो दो अहंकारी यानी विषैले दांत को तोड़ दिया। कहानी पूर्ण होती है बच्चों, यानी विष वाला दांत जो था वो अहंकार को यहाँ विषैला दांत कहा गया।
और इस प्रकार से नलिन विलोचन शर्मा ने बतला दिया कि गरीबों, गरीबी को स्वीकारो, लेकिन गरीबी में सर झुकाना नहीं स्वीकार। सर उठाकर जियो, स्वाभिमान से जियो। अहंकार को नहीं अपनाओ, लेकिन स्वाभिमान को छोड़ो नहीं। जय हिंद, जय भारत।